नमस्कार साथियों, आप सभी का एसएससी एकेडमी बीकानेर में स्वागत है। आज जो आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं और बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। इसमें सिलेक्शन लेना मेरे को लगता है इतना आसान है। आज की तारीख में सरकारी नौकरी लगने के लिए इससे आसान कोई भी एग्जाम पैटर्न है ही नहीं। बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत ही छोटा। और मैं खुद अभी रेलवे विभाग में ही कार्य कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी लगने के लिए जितना छोटा सिलेबस रेलवे का है, इतना छोटा सिलेबस किसी भी और वैकेंसी का है ही नहीं। ठीक है, तो मैं अभी रेलवे की जो पिछली भर्ती थी एनटीपीसी की, उसी में कार्यरत हूँ। एनटीपीसी के थ्रू मैं यहाँ बीकानेर में ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो मेरी फोटो देख रहे हो, ये मैं सीपीओ एसआई के थ्रू 2016 की जो वैकेंसी थी उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था और मैं 6 साल नौकरी करके आया और अभी मैं एनटीपीसी के थ्रू सेलेक्ट हुआ लेवल 5 पे। तो मैं रेलवे विभाग में ही कार्य कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो जानकारी दूसरे किसी के पास नहीं होगी। मैं रेलवे में ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आरपीएफ क्या मतलब होता है। आरपीएफ का मतलब है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसमें सब इंस्पेक्टर के पद है कुछ और कुछ कांस्टेबल के पद है। सब इंस्पेक्टर के पद है 452 और कांस्टेबल के है 4208 पद है। पूरी की पूरी डिटेल आपको दूंगा, पूरी की पूरी नोटिफिकेशन में जो जो चीजें आपके काम की वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें पद कितने आए हैं, पोस्ट कितनी है। दूसरा सबसे बड़ा डाउट एज, कि इसमें एज क्या क्या होती है, कितनी होती है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब लास्ट डेट है, सैलरी कितनी होती है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, क्वालिफिकेशन कितनी है, ठीक है, और सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, सिलेक्शन है ना। नौकरी तो अच्छी है, सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर में 2 स्टार बनते हैं ना, 2 स्टार बन जाए तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन बनेंगे कैसे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, फिजिकल में क्या आता है, मेडिकल कैसे होता है और आरआरबी कौन सी में फॉर्म भरे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी चीजें अपने एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो चीजें जरूरी है वो अपने सारी लिखी हैं। सबसे पहले कि वैकेंसी कितनी, पोस्ट सब इंस्पेक्टर के जो पद है आपके वो है 452 और जो फीमेल जो पोस्ट है उसमें से 452 में कितनी है 68 और कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो 4208 है और उसमें फीमेल की कितनी है 631। ठीक है, ये तो आपकी पहली बात होगी कि वैकेंसी इतनी तो आपको जानकारी होगी, नोटिफिकेशन के पहले पेज पे लिखी होती है और आप पढ़ लेते हो और आपको पता चल जाता है। और ग्रुपों के माध्यम से भी आजकल पता चल जाता है इतनी वैकेंसी है। अब शुरू होता है खेल आगे। सबसे इंपॉर्टेंट एज, ये बहुत लोगों का डाउट है। ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी उम्र चाहिए 20 साल से लेकर 28 वर्ष तक होना चाहिए, 20 से 28 ईयर। हालांकि इस बार रेलवे ने क्या किया है, आप सभी के लिए क्या है, 3 साल की आपको उम्र में छूट दी है। हालांकि उम्र होती है 20 से 25, इस बार कितनी दी है 28। इसका कारण क्या पता है आपको, इसका कारण सिर्फ एक ही है कि भाई कोविड काल में आपके 2-3 साल खराब हो गए थे, इस वजह से भर्तियां हुई नहीं, आपको 3 साल उम्र में छूट दे देते हैं किसी की ओवर एज हुई है तो 20 से 28 वर्ष तो एसआई के लिए है। ठीक है, कोई बंदा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनना, कोई बंदा जिसका जन्म 1 जुलाई 2004 के बाद हुआ है, यानी कि 2 जुलाई को अगर किसी का जन्म हुआ है, 2 जुलाई 2004 के बाद किसी का जन्म हुआ है, 1 जुलाई 2004 के बाद जन्म हुआ है, वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता, उसकी उम्र पूरी नहीं है, पहली बात। और इसमें उम्र कब तक पूरी होनी चाहिए, 1 जुलाई 2024 तक इतनी उम्र होनी चाहिए। 20 साल उम्र कब कितने समय तक होनी चाहिए, 1 जुलाई 2024 तक ये उम्र होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज कांस्टेबल, सीटी मतलब कांस्टेबल की उम्र कितनी है, कांस्टेबल की छोटी से छोटी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 28 वर्ष है। इसमें भी कहा कि भाई जिसका 1 जुलाई 2006 के बाद जन्म हुआ है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता, उसकी उम्र कम है, वो बच्चा है, अभी जाके घर पे आराम से घी दूध पिए। और अधिकतम कि भाई इससे पहले किसी का जन्म है, ये तो हो गया 1 जुलाई 2006 के बाद जन्म है, वो नहीं भर सकता कांस्टेबल में। और एसआई में 1 जुलाई 2004 के बाद जन्म है, वो फार्म नहीं भर सकता। और ये पूछो, ये लोग नहीं पता होता है कि भाई अधिकतम कितनी है, भाई 2 जुलाई ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 जुलाई 1996
1996 से 2 जुलाई 1996 से पहले किसी का जन्म है ना, जैसे 1 जुलाई 1996 का किसी का जन्म है तो वो भी इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है, वो ओवर एज हो गया। ठीक है, सेम 2 जुलाई ओबीसी वाला, ओबीसी कौन सा, नॉन क्रिमिनियर, ठीक है ना, 2 जुलाई 1993 के पहले किसी का जन्म है वो फॉर्म नहीं भर सकता। एससी और एसटी में 2 जुलाई 1991 से पहले किसी का जन्म है वो भी फॉर्म नहीं भर सकता। तो मुझे लगता है कि उम्र के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी, इसके बाद जन्म है वो नहीं भर सकता, और इनसे पहले किसी का जन्म है वो नहीं भर सकता। और उम्र पूरी कब तक होनी चाहिए, इस तारीख तक उम्र पूरी होनी चाहिए, है ना, ये चीज होगी एज के बारे में। अब किसी को डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। और एज रिलेक्शन ये 28 है, तो इसमें भाई साहब ओबीसी वालों के लिए 3 साल है, ठीक है, एससी एसटी के लिए 5 साल है, और जनरल और ईडब्ल्यूएस को एज में कोई रिलेक्शन नहीं है। ये जो लिखा इतना ही, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फॉर्म स्टार्ट कब होंगे, 15 अप्रैल यानी कि कल से फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं, और 14 मई 2024 तक यानी कि 1 महीना आपका फॉर्म चलेंगे, इसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। अब लड़के क्या गलती करते हैं, पहले नींद में सोते रहते हैं, लास्ट जब 3-4 दिन बचते हैं तब हड़बड़ी मचाते हैं, ई मित्र वाले किसी का गलत फोटो चढ़ा देते हैं, किसी का गलत सर्टिफिकेट चढ़ा देते हैं। इस वजह से बहुत लोग मैंने रोते हुए देखे। तो आप प्लीज ऐसी गलती मत करना, 5-7 दिन बाद में पूरी जानकारी लेके अपना फॉर्म फिलअप कर लेना, और फॉर्म फिलअप करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। और फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की 500 रुपये फीस है, ठीक है, और एससी एसटी और फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये। अच्छा, इसमें एक मजेदार बात है, पता है, आपसे फीस तो 500 रुपये लेते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, ई मित्र वाले से जब भी फॉर्म भरवाओ तब आप अपने अकाउंट नंबर ऐड करवाना। उससे क्या होगा, जब आप पेपर दोगे ना, इसका अगर पेपर दोगे, पेपर आपने देने गए तो पेपर दोगे, उसके बाद में आपके खाते में यहाँ तो इनका तो 400 रुपये वापिस आ जाएगा, और इनका 250 के 250 वापिस आ जाएगा। पेपर देना पड़ेगा, अगर पेपर अटेंड नहीं किया, पेपर देने नहीं गए तो आपको वापिस नहीं मिलेगा, और पेपर देने गए तो 400 इनको वापस मिल जाएगा और 250 इनको वापस मिल जाएगा। मेरा क्या हुआ था, ई मित्र वाले का किसी का ऐसा ही था, उसने अपना अकाउंट नंबर ठोक दिया और मेरे पैसे थे वो उसको मिल गए, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं सैलरी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि सर सैलरी कितनी होती है, ठीक है ना। देखते हैं भाई, एसआई की जो पोस्ट है ना सब इंस्पेक्टर की, ये लेवल 6 की पोस्ट है। कितने की है, लेवल 6 से ऊपर जब जाते हैं वो गजेटेड पोस्ट है, ये नॉन गजेटेड पोस्ट है लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट है। इसका बेसिक पे कितना होता है, बेसिक पे होता है 35,400। तो 35,400 बेसिक पे है। कुछ लोग सोचते हैं कि 35,400 सैलरी, नहीं भाई 35,400 सैलरी नहीं है, ये तो मूल वेतन है, ठीक है। इसके बाद में आपको डीए मिलता है, इसका 50%, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता है ना, वो कितना मिलता है 50%। अब जोड़ दो आप 35,400 ये और 50% लगभग 17,500 ये हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे और अलाउंस एचआरए मिलता है, घर का है ना, और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका मिलता है, आपको बहुत सारे अलाउंस और भी मिलते हैं। तो मैं बता देता हूँ, आपको कुल मिलाकर आपका 65,000 तक सब इंस्पेक्टर में आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। अब कांस्टेबल की बात करें तो ये लेवल 3 की पोस्ट है। बेसिक पे कितना है 21,700। इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि 21,700 आपको पेमेंट मिलेगा। आप अगर कांस्टेबल के पद पर सेलेक्ट होते हो तो लगभग आपको 40,000 के आसपास, 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो कह नहीं सकता, कुल मिला के आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये बात होगी अपने सैलरी की। अब आगे चलते हैं, आगे है कि क्वालिफिकेशन, योग्यता, है ना, कि भाई कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, 10वीं पास चाहिए, 12वीं पास चाहिए, 10वीं फेल चाहिए, 8वीं फेल चाहिए, क्या चाहिए, है ना। तो सब इंस्पेक्टर के लिए तो भाई साहब ग्रेजुएशन चाहिए, स्नातक। और ये ग्रेजुएशन आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए 14 मई 2024 तक, ये बात ध्यान रखना। कोई आदमी 15 मई 2024 को अगर पास होता है और उसका रिजल्ट आता है फाइनल का, तो वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। 14 मई तक जिसका रिजल्ट आया हुआ हो वही सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और 10 कांस्टेबल के लिए भाई साहब कुछ नहीं चाहिए, 10वीं पास चाहिए।
मैं कहता हूं कि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे 10वीं में इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक ठाक तैयारी है, जिनकी घर की स्थिति मतलब खराब है, उन बच्चों को ये तैयारी करनी चाहिए जिनकी उम्र अगर हो गई हो, है ना। 10वीं पास चाहिए यार, क्या चाहिए, 2-2.5 महीने छुट्टियां हैं, है ना, आराम से तैयारी करके आपको पेपर देना चाहिए अगर उम्र हो गई हो तो, ठीक है। इसके लिए भी यही है कि 14 मई से पहले पहले इसका भी रिजल्ट 10वीं का आया हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई इसकी एजुकेशन की, इतना पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। अब आते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। भाई आपने बता दी सैलरी इतनी सारी बता दी कि आप पोस्ट है अच्छी है, स्टार लगते हैं, है ना, सारा कुछ बता दिया, लेकिन ये तो बताओ कि इसमें सिलेक्शन होगा कैसे, वो बताता हूँ। भाई स्टेप 1 है ना, इसमें क्या होता है, पेपर होगा, एक एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। जो पेपर होगा उसमें जो पास होगा, ठीक है ना, अब की बार क्या है कि पास मार्किंग भी इन्होंने रखी है, ठीक है। जो पास होगा ये पेपर, उसका फिजिकल होगा। कुछ लोगों को यहाँ से पेपर में पास करेंगे, जैसे 100 लोगों ने तुमने फॉर्म भरे, 100 लोगों में मान लो कि 10 पद है, तो इन्होंने 20 लोगों को पास कर दिया, है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, है ना, 20 लोगों को पार कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 20 लोग फाइनल सेलेक्ट हो गए, 20 लोगों को पास कर देंगे। जितने भी पास करेंगे, ये पेपर से पास हो गए, फिर होगा फिजिकल, फिजिकल के बाद क्या होगा, मेडिकल, पूरा प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा, है ना। मेडिकल, मेडिकल के बाद में चौथा स्टेप आता है कि फाइनल मेरिट बनेगी, और जब फाइनल मेरिट बन जाएगी तो आपका फाइनल आप कहोगे कि हम सेलेक्ट हो गए RPF में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मैं SI और कांस्टेबल बताता आया, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा SI और कांस्टेबल। भाई सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, वही कांस्टेबल का है, वही SI का है, यानी कि पेपर दोनों में होगा, फिजिकल दोनों में होगा, मेडिकल दोनों में होगा, मेरिट भी दोनों में बनेगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है एग्जाम पैटर्न। भाई इनका जो पेपर होगा ना, SI और कांस्टेबल दोनों का पेपर का जो पैटर्न है ना, वो भी सेम है। समझ में आया कि नहीं है, दोनों का पेपर में भी कोई फर्क नहीं है। अब इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, आप देखो, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का पेपर सेम हो, मतलब पेपर का जो पैटर्न है वो सेम है। देखो मैथ में 35 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ में 35 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो कितने नंबर के होंगे, 35 नंबर के बन गए। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, तो 35 नंबर रीजनिंग। जीके और जीएस, जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस मतलब जनरल साइंस, थोड़ी बहुत साइंस आती है, 50 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो ये भी 50 नंबर के होंगे। कहने का मतलब ये कि 120 क्वेश्चन का पेपर होगा और 120 मार्क्स उसमें बनेंगे, 120 के आधार पे मेरिट बनेगी। पहली बात, इसमें एक नोट लगा है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अभी कुछ लोग GD का पेपर देखे आए, उनकी आदत पड़ी है 1/8, यानी कि 8% गलत करो 1% सही जाएगा। यहाँ बहुत उल्टा बढ़ जाएगा भाई, अगर 3% गलत किए तो 1% आपका चला जाएगा, ठीक है ना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 3% आपने गलत किया तो आपका एक जो सही पर्सन किया हुआ है वो भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, गणित है, रीजनिंग है और जीके जीएस। यार सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही तो है, इससे छोटा क्या होगा। आपका GD का जो पेपर था उसमें मैथ थी, रीजनिंग थी और जीके जीएस था, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा था, हिंदी या इंग्लिश में से एक लो। यहाँ तो GD से भी छोटा सिलेबस है। और सबसे बड़ी बात, समय, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, समय आपको खूब देता है, 90 मिनट, कितना मिनट, 90 मिनट आपको समय देता है, बहुत समय है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बहुत टाइम है, आराम से आप इस पेपर को कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक मजे की बात है कि गणित में भी एडवांस मैथ नहीं है, एडवांस मैथ नहीं है, अर्थमेटिक ज्यादा है, अंक गणित ज्यादा है, ठीक है। अंक गणित मतलब आंकड़े, 0 से 9 लेके आंकड़े और भाषा है, कोई फॉर्मूले नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आराम से आप समझ सकते हो अगर ढंग के टीचर से पढ़ रहे हो। एडवांस मैथ में वो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, वैसा कुछ नहीं, x² y², है ना, साइन थीटा कोस थीटा, वो गणित आती है ना तो मरा देती है अपने को, वो नहीं है इसमें। आसान गणित है, आसान ही रीजनिंग है, बहुत आसान पैटर्न। मैं कहता हूँ कि सरकारी नौकरी लगने के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट, यार इससे छोटा क्या सिलेबस होगा। आदमी आराम से 3 से 3.5 महीने में ये तैयारी कर सकता है अगर उसके पास मटेरियल सिलेक्टिव है तो, ठीक। अब आगे चलते हैं, ये हो गया। अच्छा, ये पेपर है, ये पेपर हो गया। पेपर होने के बाद में आपको पास करेंगे, ठीक है, कुछ लोगों को पास करेंगे फिजिकल के लिए, ठीक है। अब फिजिकल पे आते हैं कि फिजिकल में क्या होता है।
फिजिकल में थोड़ा सा फर्क है, किसका, एसआई और कांस्टेबल में। यहाँ पर जो फिजिकल लिखा है वो सब इंस्पेक्टर का। सब इंस्पेक्टर में क्या होता है, सबसे पहले दौड़ होती है। दौड़ में क्या होता है, जो मेल है उनकी तो 1600 मीटर होती है 6 मिनट और 30 सेकंड में, और जो फीमेल है इनकी 800 मीटर दौड़ होती है 4 मिनट में। मुझे नहीं लगता कि बीकानेर के लड़के को इस फिजिकल में कहीं दिक्कत आएगी, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। 6.5 मिनट है ना, गाँव का आदमी है ना, ऐसे चलता चलता चोट में भी निकाल दे, तो ये दौड़ में तो कोई इश्यू ही नहीं है। अब आते जंप पर। जंप एक तो होता है लॉन्ग, लंबी कूद, और एक होती है हाई, जिसको बोलते हैं ऊंची कूद। मेल में 12 फीट है लॉन्ग जंप, ठीक है, और फीमेल में है 9 फीट। हाई जंप ऊंची कूद है ना, वो है मेल में है 3 फीट और 9 इंच, और फीमेल में है 3 फीट। कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मेरे को लगता है ये आसानी से आप आदमी कर सकते हैं। हाइट की बात करें तो मेल में तो होनी चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की मेल में जो है उनकी तो होंगी 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, और फीमेल में 175 सेंटीमीटर। ये है जनरल है और ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी, इन तीनों की 165 सेंटीमीटर मेल की और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। और एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में मेल में तो 160 सेंटीमीटर और फीमेल में 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई हाइट की बात। चेस्ट की बात करें तो ये सिर्फ मेल का चेस्ट मेजरमेंट होता है, फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। मेल में क्या होता है, ये देखो ओनली मेल लिखा है, तो 80 नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाने के बाद में, ठीक है ना, फुलाने के बाद में कितना 5 सेंटीमीटर फूलना आना चाहिए, तो 85 होना चाहिए। ये भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है जी। एससी एसटी के लिए कितना है, 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में 81.2 एससी एसटी वालों के लिए, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने एक जगह फिजिकल की लिख दी, ठीक है। आपका पहले क्या होगा, पेपर होगा, पेपर में आप पास हो जाओगे। पेपर में पास होने के बाद में आपका ये फिजिकल होगा। अब फिजिकल होने के बाद में आपका, अच्छा ये एसआई का था, ये तो एसआई का था, ये एसआई का सब इंस्पेक्टर का फिजिकल। अब अपने कांस्टेबल का फिजिकल देखते हैं ना। सिटी मतलब कांस्टेबल। कांस्टेबल में भी दौड़ है ना, जो मेल में 1600 मीटर होती है और फीमेल में भी 800 मीटर होती है। सेम दौड़ तो वही है, लेकिन समय यहाँ कम कर दिया। वहाँ 6.5 मिनट थे, यहाँ 5 मिनट और 45 सेकंड। कोई भी मुश्किल नहीं, आराम से कर सकते हो। और फीमेल का 3 मिनट और 40 सेकंड। मैं सीपीओएसआई की तरफ सेलेक्ट था ना, तो वहाँ पर मैं ट्रेनिंग टाइम में आपको मैं बता देता हूँ कि 1600 मीटर दौड़ होती थी मेरी, तो मैं इस दौड़ को करता था 5 मिनट और 2 सेकंड, कभी 3 सेकंड, इस समय में मैं कर देता था ये 1600 मीटर दौड़, ठीक है। तो 45 सेकंड तो बहुत है, 5 मिनट और 45 सेकंड आसानी से आप कर सकते हो, ठीक। जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप में मेल का है 14 फीट, है ना, फीमेल का 9 फीट। और हाई जंप की बात करें तो ये मेल का 4 फीट और फीमेल का 3 फीट। थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा फर्क है नहीं। और हाइट और चेस्ट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का सेम है, ठीक है जी। जो ये हाइट है वो ही हाइट सेम यहाँ कांस्टेबल के लिए। जो यहाँ पर जो चेस्ट का मेजरमेंट है वही सेम चेस्ट का मेजरमेंट अपने कांस्टेबल के लिए। फर्क कहाँ पर है, दौड़ और जंप में, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने पहले पेपर का बताया, पेपर के बाद में जब पास होंगे तो फिजिकल होगा। फिजिकल में अगर पास हो गए फिर आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल में स्टैंडर्ड लिखा है पहली लाइन में B1। ये B1 क्या होता है, अरे B1 बहुत आसान है। A1 में जिसमें आंख चाहिए 6/6, और आज के समय में 6/6 की आंख होना बहुत मुश्किल है। B1 में बहुत रिलैक्स है, 6/9 आंख चाहिए, ठीक है ना। 6/9 मतलब थोड़ी जिसकी कमजोर आंख है वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब कम है, ठीक है ना, ज़्यादा टफ नहीं, तो आराम से यहाँ का बच्चा मेडिकल कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई। अब आता है कि सर हम कौन सी आरआरबी में फॉर्म अप्लाई करें। टोटल 21 आरआरबी है ना, टोटल कितनी आरआरबी है, 21 आरआरबी है ना, 21 आरआरबी है भारत। और अपने राजस्थान की बात करें तो अपने राजस्थान में किस में आते हैं, अजमेर आरआरबी है ना, तो ये अपने अजमेर है। वैसे टोटल पूरे भारत को 21 आरआरबी में बांट रखा है। आरआरबी का मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है 21
भागों में बंटा हुआ है, तो अपने को कौन सी आरआरबी में फॉर्म भरना चाहिए। जिस आरआरबी में आपने फॉर्म भर दिया उसी के एरिया में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक चीज इसके बारे में आपको वीडियो अलग से लेके आऊंगा। दूसरा कि पिछला जो आरपीएफ का पेपर हुआ था, आरपीएफ का, उसमें कितनी आपकी मेरिट गई थी, समझ में आया कि नहीं है, मेरिट कितनी गई थी। एक चीज ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। दूसरा मैं कौन सी आरआरबी में अपने को फॉर्म भरना चाहिए, ये मैं जल्दी 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। और तीसरी चीज, आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें ये जानकारी चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने यहाँ पर शुरू करने वाले थे, तब तक भगवान ने मेरिट ही इसकी भर्ती निकाल दी है ना, आरपीएफ। और आरपीएफ का फॉर्म स्टार्ट हो गए 15 तारीख से। वैसे ही अगस्त में आपके सामने एक बड़ी भर्ती आ रही है, वो है एनटीपीसी। उसका भी नोटिस डाला हुआ है, उसमें मैं आपके कैलेंडर में, रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया उसमें बताया कि एनटीपीसी की भर्ती कब आएगी। तो अगस्त में उसकी भर्ती आएगी। तो आरपीएफ और एनटीपीसी की भर्ती में जो एग्जाम का पैटर्न है, इसमें क्या आरपीएफ में फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, वहां फिजिकल नहीं होता, बस इतना ही फर्क है। बाकी सेम डिट्टो एकदम, मैं इसी में सेलेक्टेड हूं अभी, ठीक है ना, कोई चीज में फर्क नहीं है। तो अपने यहाँ पर आरपीएफ और एनटीपीसी को खास करके, और एएलपी की भर्ती आई हुई है, एएलपी में भी पहला पेपर, एनटीपीसी का पहला पेपर और आरपीएफ का पूरा पेपर, ये तीनों के तीनों पेपर एक जैसे। इवन ग्रुप डी का भी पेपर एक जैसा है, ग्रुप डी में थोड़े से साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो अपने एक फ्री बैच चला रहे, ठीक है। ऑफलाइन बैच तो है ही है, चल रहे हैं, और भी नए बैच स्टार्ट होने वाले 1-2 में। ऑफलाइन में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है वो अपनी इच्छा है। ऑनलाइन के लिए हमारी फीस ऑफलाइन भी बहुत कम है। ऑनलाइन मैं एक बैच नया शुरू करने जा रहा हूं। अभी आज दिन तक हमने कभी कंटिन्यू वीडियो नहीं डाले। अब मैं डेली 2 से 3 क्लासें आपको लाइव या फिर रिकॉर्डेड आपको जल्दी से, कल से या परसों से, 2 दिन मेरे को टाइम दे दो, 2 दिन से मैं शुरू कर दूंगा। और ये आपके लिए फ्री है। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि ये पूरा का पूरा बैच मैं फ्री चलाऊंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा। और इसमें जो मैं चीज दूंगा वो आप पढ़ लेना मन से, उससे बाहर एक चीज नहीं आएगी। ये मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूं। मैंने रेलवे के एग्जाम पास किए, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक क्लास में चैप्टर खत्म। कोई भी, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो भारत का भौतिक विस्तार पढ़ेंगे तो पहले ही चैप्टर में भौतिक विस्तार खत्म। जैसे ही मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में एक टॉपिक है तो एक टॉपिक को खत्म। हर मतलब इस हिसाब से पढ़ेंगे कि एक क्लास में एक टॉपिक खत्म करने की सोचेंगे, ठीक है ना। तो इसी धारणा के साथ चलेंगे। और फ्री बैच है, आपको और भी कोई जानकारी चाहिए वो मुझे बता देना, 1-2 दिन में ये बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।